नमस्कार दोस्तों, रिटायर यंग रिटायर रिच के खंड 2 में आपका स्वागत है। और ये इस पुस्तक का पार्ट 11 है। इस पुस्तक में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को क्विक रिमाइंडर ये बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 10 तक का वीडियो इसी चैनल ज्ञान गुरुजी पे अवेलेबल है। अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में भी आप उसको देख सकते हैं और इस पुस्तक का आनंद ले सकते हैं। चलिए फटाफट खंड 2 देखते हैं इस पुस्तक का। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करके हमारे साथ इस वीडियो विश्लेषण का मजा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 2, आपकी योजना का लीवरेज। दोस्तों, ये जो कर है आपकी योजना का लीवरेज, किस तरीके से आप योजना बनाते हैं और उसका लीवरेज लेते हैं। और लीवरेज इस पुस्तक में बार बार शब्द और इस टर्म का उपयोग किया गया है। तो आप अगर अभी अच्छी तरह इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो पुस्तक का जो पार्ट पीछे का जितना पार्ट्स है उसमें जाइए, लीवरेज के बारे में बताया गया है। और आप यूट्यूब पे भी लीवरेज डाल के खोज सकते हैं। जैसे आपको जब तक इस शब्द का बेहतरीन इस्तेमाल करना आप नहीं जानिएगा अपनी ज़िंदगी में, तब तक मैं समझता हूँ इस पुस्तक को पढ़ना आपके लिए उतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी योजना का लीवरेज क्या है। रॉबर्ट ली के क्लिंटन अमेरिकी प्रशासन में श्रम मंत्री थे। नीचे उनसे लिए गए इंटरव्यू के कुछ अंश जो दिया गया है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई के कारण हम गंभीर मुश्किल में पड़ने वाले हैं। श्रम मंत्री के रूप में मेरा लक्ष्य अमेरिकियों को ज्यादा नौकरियां और बेहतर तनख्वाह दिलवाने की कोशिश करना था। इस भूमिका में वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आप यह महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि नौकरियां और तनख्वाह ही सब कुछ है, लेकिन वे नहीं हैं। अब यह नौकरी या अच्छी तनख्वाह होने की बात नहीं रह गई है। नई अर्थव्यवस्था में जिसमें कमाई की संभावना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, 2 रास्ते उभर कर सामने आ रहे हैं, तेज रास्ता और धीमा रास्ता, एक स्लो लेन और एक फास्ट लेन। दोस्तों, मैं अगली पुस्तक ही मिलेनियर फास्ट लेन पे बनाने वाला हूँ। यही चीज़ बताएगा कि आप तेज रास्ता यानी कि फास्ट लेन से कैसे आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को अचीव करके मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा आगे चलिएगा तो समझ में आएगा, बताया गया भाई आपके जो योजना का लीवरेज है उसी के बारे में समझाया गया है। तो सारे नोटिफिकेशन को ऑफ करके कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो विश्लेषण को खुद पढ़िए और ऑडियो को सुनिए। और दोनों के बीच किस तरह के श्रेणीकरण, ग्रेडेशन नहीं है। सवाल यह है कि आप और आपकी योजना तेज रास्ते पर है या फिर धीमे रास्ते पर है। अध्याय 9, आपकी योजना कितनी तेज है। मुझे गति की जरूरत है। टॉप गन में टॉम क्रूज का है। टॉम क्रूज जो फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं दोस्तों, उनका कहना है कि मुझे गति की जरूरत है। जिंदगी भर काम करना, बचत करना और रिटायरमेंट अकाउंट में पैसे जमा करना बहुत धीमी योजना है। यह 90% लोगों के लिए अच्छी और समझदारी भरी योजना है, लेकिन यह योजना उस व्यक्ति के लिए अच्छी या समझदारी पूर्ण कदापि नहीं है जो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहता है। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको ज़्यादातर लोगों की योजनाओं से तेज योजना की जरूरत है। अगर आपको मौका मिले तो टॉप गन फिल्म देखें। और दोस्तों, ये किताब भी रिकमेंड कर रहा है और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि टॉप गन पिक्चर जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने से आप गति का जो जरूरत है उसको महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से और किस रफ्तार से जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप उस गति को देखें जिससे युवा पायलटों को उड़ना पड़ता है तथा जीवन में और मौत के फैसले करने पड़ते हैं। गति यानी स्पीड से काम करने की क्षमता इन युवा पायलटों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तेज गति को तेजी से ही संभालने पर उनकी जिंदगी निर्भर करती है। यही आज जीवन और बिजनेस में सच है। आज के बिजनेस जगत में हो रहे परिवर्तनों के हिसाब से आप जिस गति से अपने संदर्भ को बदलते हैं
और उसका विस्तार करते हैं, वह हम में से हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सफल होना चाहता है और आर्थिक मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। खाई अब गरीबों और अमीरों के बीच की नहीं है। आज जो खाई सबसे तेजी से बढ़ रही है वह मध्य वर्ग और अमीरों के बीच की वित्तीय खाई है। दोस्तों, सीधी सपाट भाषा में अगर कहा जाए तो अगर आपके पास औद्योगिक युग की धीमी योजना या संदर्भ है तो आप आर्थिक दृष्टि से पीछे छूट रहे हैं। अपने हम उम्रों से नहीं बल्कि ज़्यादा युवा लोगों से, जिनके दिमाग में ज़्यादा तेजी से वृद्धि करने का योजना है और जिनके विचारों की गति ज़्यादा तीव्र है। संदर्भों का परिवर्तन की तीव्र गति के कारण ही आज दुनिया में 25 साल की उम्र के लोग बिलियनियर बन चुके हैं। दूसरी तरफ इसी दुनिया में 50 साल के उम्र के ऐसे लोग भी हैं जो $50,000 सालाना आमदनी की नौकरी पाने की अब भी आस लगाए हैं। दुखद बात यह है कि 50 साल की उम्र वाले मेरे ये साथी अब भी अपनी बच्चों को अपने ही नक्शे कदम पर चलने की सलाह दे रहे हैं, उसी धीमी ट्रेन पर सवारी करने की जिस पर उनके माता पिता सवार हुआ करते थे और उसमें सवारी करते थे। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मैं जिस पुस्तक को लेता हूं और ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का तीसरी पुस्तक है, ये यूट्यूब पे फ्री में ऑडियो बुक इसका अवेलेबल है और मैं कंप्लीटली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़िए, इसका ऑडियो विश्लेषण सुनिए। ये मेरा नहीं है और नहीं मेरे किसी परिचित का है, लेकिन ये जो पुस्तक है वो बहुत ज़बरदस्त है। किस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग का हैबिट बढ़ाने के लिए बात करता है, किस तरीके से जिंदगी का A to Z जो प्लान है इस पुस्तक में बैठे बैठे आपको मिलता है। इतना ज़बरदस्त पुस्तक है कि मैं इसको कह नहीं सकता हूँ, तो इसको भी देखिए ज़रूर। मैं इस पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं जब सर्च कर रहा था तो देखा कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं सोचा कि लोग जब ऐसे फ़ायदा इसका ले रहे हों तो अगर फ़ायदा कहीं से मिले और इस तरीके का जो बेहतरीन फ़ायदा है उसको तो लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखें और चलिए देखते हैं। इस कथन से शुरू की थी कि निवेश एक योजना है। मैंने यह भी कहा था कि ज़्यादातर लोगों की योजना गरीब बनने की होती है, इसलिए इतने सारे लोग वही बात कहते हैं जो मेरे गरीब डैडी कहते थे, रिटायर होने के बाद मेरी आमदनी कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में उनकी योजना जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने की थी ताकि वे ज़्यादा गरीब बन सकें। अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक बहुत तेज योजना होनी चाहिए जो तुम्हें कम से कम मेहनत से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अमीर बनाए। तेज योजना कैसे बनाएं? हाउ टू प्रिपेयर फास्ट स्कीम, फास्ट स्ट्रैटेजी। धन के बारे में अमीर डैडी का एक बुनियादी सिद्धांत यह था, धन एक विचार है। धन क्या है? तो धन एक विचार है दोस्तों। अमीर डैडी इसके आगे यह भी कहते थे, विचार भी ट्रेनों की तरह तेज और धीमे होते हैं। पैसे के मामले में ज़्यादातर लोग धीमे ट्रेन में बैठे और वे अपनी खिड़की से तेज ट्रेन को अपने बगल से आगे निकलते हुए देखते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी योजना में तेज विचार शामिल होने चाहिए। मकान बनाते समय ज़्यादातर लोग पहले एक आर्किटेक्ट को रखेंगे और फिर उस आर्किटेक्ट के साथ मिलकर उस मकान की योजना बनाएंगे। लेकिन जब यही लोग अपनी दौलत बनाना शुरू करते हैं या भविष्य की योजना बनाने की तैयारी करते हैं तो अधिकांश लोगों को यही पता नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। उनके पास दौलत का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। पैसे के मामले में ज़्यादातर लोग अपने माता पिता की आर्थिक योजना पर चलते हैं और यह योजना अक्सर यह होती है कि कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। इस योजना पर चलकर लाखों लोग ट्रेन में बैठकर नौकरी करने आते जाते हैं और अपनी ट्रेन की खिड़की से बेहतरीन कारों, कंपनियों के हवाई जहाज़ों और आलीशान घरों को देखते रहते हैं, उसको निहारते हैं
और खुद स्लो ट्रेन पे बैठे हैं, जो पैसेंजर है रुक रही है यहाँ वहाँ, छुक 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 चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेन, हवाई जहाज या ट्रैफिक जाम के कारण कार की खिड़की से बाहर निहारते हुए जिंदगी बिताने की योजना नहीं बनाना चाहते, तो आप ज़्यादा तेज वित्तीय योजना बना सकते हैं। नीचे कुछ विचार दिए गए हैं कि ज़्यादा तेज योजना कैसे बनाई और विकसित की जाती है। पहला है, बाहर निकलने की रणनीति सबसे पहले चुनें। बाहर निकलने की रणनीति सबसे पहले चुनें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं निवेश कैसे शुरू करूं? हाउ डू आई इन्वेस्ट और हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, या मुझसे किसमें निवेश करना चाहिए। उनके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आप निर्गम रणनीति या बाहर निकलने की रणनीति, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? और कई बार मेरा दूसरा सवाल यह होता है कि आप कितनी उम्र में बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे अमीर डैडी बार बार यह कहते थे, प्रोफेशनल निवेशक के पास निवेश करने से पहले हमेशा बाहर निकलने की रणनीति होती है। दे प्रिपेयर ऑलवेज एग्जिट प्लान। हाउ डू दे एग्जिट स्मार्टली। बाहर निकलने की रणनीति निवेश का मूलभूत आधार है। इसलिए अमीर डैडी कहते थे, शुरुआत करते समय हमेशा अंत से शुरू करो। दूसरों शब्दों में, निवेश में उतरने से पहले आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आप कैसे, कब, कहां और कितने लाभ के साथ बाहर निकलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके पास आकर कहता है सैर सपाटे की योजना बनाने के से पहले आपको सबसे पहला क्या काम करना चाहिए, एक जवाब यह होना चाहिए, आप जाना कहाँ चाहते हैं। या अगर कोई आपसे पूछे मुझे किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए, तो जवाब होना चाहिए दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद आप बनना क्या चाहते हैं। यही निवेश के बारे में सही है। आपको किस चीज़ में निवेश करना चाहिए, यह फैसला करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप अंत में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसलिए अमीर डैडी बार बार कहते थे, आपकी बाहर निकलने की रणनीति निवेश का अहम आधार है। कई लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कंपनी या सरकार रिटायरमेंट के बाद उनकी देखभाल नहीं करेगी। कई लोग यह भी जानते हैं कि अपनी दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश करना उचित है। हालांकि अच्छी बात है कि आज बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं। मुझे डर है कि कई निवेशक ने निवेश करने से पहले बाहर निकलने की रणनीति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पास कितना पैसा होगा। कुछ साल पहले किसी ने मुझे संघीय सरकार के कुछ आंकड़े दिए। हालांकि आंकड़े कुछ साल पुराने जरूर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बीच के अनुपात या धनराशियों में कोई खास बदलाव हुआ होगा। हम यह मान लेते हैं कि ज़्यादातर लोग 65 साल की उम्र में रिटायर होने या बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। सवाल यह है कि जब आपके काम के दिन पूरे हो जाएंगे तब आप कितनी आमदनी चाहते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर ने 20 से 65 साल के उम्र तक लोगों का अध्ययन करने पर यह पाया कि 65 साल की उम्र तक के 100 लोगों में से जो 36 हैं वो मर चुके थे। 54 सरकार या परिवार की सहायता पर जिंदा थे। 5 अभी भी काम कर रहे थे क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं था। और 4 लोग जो थे अच्छी आर्थिक स्थिति में थे। और जो नंबर 1 था, एक व्यक्ति केवल दोस्तों एक, सोचिए आंकड़ा कितना कम है, दौलतमंद बना था। ये आंकड़े मेरे उस पुराने कथन की पुष्टि करते हैं कि ज़्यादातर लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने और रिटायरमेंट के बाद गरीब बनने की योजना पर चलते हैं। या तो उन्होंने गरीबी में रिटायर होने की योजना बनाई थी, या फिर उन्होंने अपनी वित्तीय योजना या बाहर निकलने की रणनीति का नज़रअंदाज किया था। इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल यह है कि 65 साल की उम्र में जब आप बाहर निकलेंगे तब आप किस समूह में रहने की योजना बनाना चाहते हैं।
मेरे गरीब डैडी हालांकि उच्च शिक्षित और मेहनती थे, लेकिन इसके बावजूद उनका अंत उस समूह में हुआ जो सबसे निचले स्तर पर था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी अमीरों की श्रेणी में बहुत बहुत आगे पहुंच गए। हालांकि दोनों ने ही कमोबेश शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी योजना और बाहर निकलने की रणनीति बिल्कुल अलग थी। एक ने गरीबी में रिटायर होने की योजना बनाई थी, जबकि दूसरे ने अमीरी में रिटायर होने की योजना बनाई थी। हालांकि दोनों व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद भी काम करते रहे, लेकिन फर्क यह था कि एक को मजबूरी में काम करना पड़ा, जबकि दूसरे ने इसलिए काम किया क्योंकि उसे काम करना अच्छा लगता था। आपकी बाहर निकलने की रणनीति का लक्ष्य क्या है? सरकारी आंकड़े देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि व्यक्ति की वित्तीय निर्गम रणनीति तय करने के लिए एक ज़्यादा उपयोगी चार्ट की जरूरत है। अमेरिकी सरकार ने इस आंकड़े के आधार पर मैंने कुछ और श्रेणियां जोड़ी है जो सन 2000 में डॉलर मूल्य पर आधारित है। 65 साल की उम्र के बिना काम किए आप इन श्रेणियों में आते हैं। गरीब प्रतिवर्ष $25,000 या उससे कम। मध्यवर्गीय प्रतिवर्ष $25,000 से $1,00,000 तक। धनवान प्रतिवर्ष $1,00,000 से $10,00,000 तक, और अमीर प्रतिवर्ष $10,00,000 से ज़्यादा। बेहद अमीर प्रति माह $10,00,000 या उससे ज़्यादा। अल्ट्रा रिच, जिसको कहते हैं अल्ट्रा रिच, प्रति माह $10,00,000 या उससे ज़्यादा। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह है कि 100 में से सिर्फ एक अमीर के रिटायरमेंट के बाद एफ्लुएंट अल्ट्रा रिच उस या उससे उच्च स्तर पर पहुंचेगा। इस बात की संभावना है कि 100 में से 36 मर जाएंगे, जैसा यूएस हेल्थ एंड एजुकेशन के आंकड़े बताते हैं। ये 36 रिटायर होने से पहले ही इस धरती से विदा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बचे हुए 64 में से 59 धनवान स्तर से नीचे रहेंगे। सिर्फ 5 ही उससे ऊपर के स्तर पर पहुंच पाएंगे। इसका एक कारण है धीमी वित्तीय योजना, जिसमें निर्गम रणनीति स्पष्ट रूप से तय नहीं है। अपने निवेश सेमिनारों में मैं अक्सर निवेशकों से पूछता हूं, जब आपके काम के दिन पूरे हो जाएंगे तो आप किस समूह में रहना चाहेंगे? दूसरे शब्दों में, आपकी निर्गमन रणनीति का लक्ष्य क्या है? मुझे यह दिलचस्प लगता है कि ज़्यादातर लोग बाहर निकलने की रणनीति में मध्यवर्गीय श्रेणी को चुनते हैं। फिर मैं कहता हूं, अगर आप वहीं खुश हैं तो फिर धीमी ट्रेन की सवारी करते रहें। धीमी ट्रेन आपको वहां तक ले जाएगी। इसके बाद भी मैं यह भी कहता हूं, धीमी ट्रेन सुरक्षित नौकरी खोजने, आंकड़ों में मेहनत करने, अपने संसाधनों से कम में जीने, पैसे बचाने और दीर्घकालीन निवेश करने की पटरी पर चलती है। जब मुझसे पूछा जाता है क्या मैं धीमी ट्रेन में सवारी करके धनवान स्तर तक पहुंच सकता हूं, मेरा जवाब है हाँ। आप सुरक्षित उच्च तनख्वाह वाली नौकरी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको कम उम्र में ही निवेश करना होगा, कंजूसी से रहना होगा, अपनी आमदनी के एक बड़े हिस्से का निवेश करना होगा, और यह उम्मीद करनी होगी कि शेयर बाजार न लुढ़के, और फिर 55 साल के बाद रिटायर होने का इच्छुक रहना होगा। इसके बाद मैं कहता हूं कि धनवान स्तर तक पहुंचने के लिए सुरक्षित नौकरी और कंजूसी की इस योजना के इस्तेमाल की एक कीमत होती है, और यह कीमत यह है कि इस तरह की धीमी योजना पर चलकर अमीर और बेहद अमीर के स्तरों पर पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। अगर आप सिर्फ मध्यम वर्गीय या धनवान स्तर पर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको यह पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन स्तरों के लिए बहुत से पुस्तक पहले ही लिखी जा चुके हैं। उस संदर्भ में और वास्तविकता वाले लोगों के लिए कई पुस्तक पहले से ही मौजूद है। मध्यम वर्गीय और धनवान स्तर अच्छे हैं। 50% जनता इन स्तरों तक नहीं पहुंच पाएगी, और मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूं। तेज ट्रेन पकड़े। अगर आप शून्य से जिंदगी शुरू कर रहे हैं, जैसा मैंने किया था, और आप अमीर या बेहद अमीर के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं, तो इस बात के काफ़ी आसार हैं
कि आपको नौकरी की सुरक्षा त्याग कर तेज ट्रेन पकड़नी होगी। तेज ट्रेन पकड़ने के लिए व्यक्ति को अपना दिमाग खुला रखना होगा। उसके पास तेज गति के विचार होने चाहिए, बिजनेस और निवेश के बेहतर शिक्षा होनी चाहिए और एक ज़्यादा तेज योजना होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इन लोगों को भीड़ से अलग एक मानसिक संदर्भ और सामग्री से कम काम करना होगा। दोस्तों, ऊपर के जितने ही चीज रॉबर्ट के द्वारा बताया गया है कि तेज ट्रेन पकड़ने के लिए व्यक्ति को अपना दिमाग खुला रखना होगा, उनके पास तेज गति के विचार होने चाहिए, बिजनेस और निवेश की बेहतर शिक्षा होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस पुस्तक में भी नहीं बताई, आप में उसको करने का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर का जो प्रेरणा होनी चाहिए, वो है तो आप जरूर से जरूर तेज ट्रेन पढ़ें और इस पुस्तक को कंटिन्यू करें और मेरे साथ भी इस वीडियो विश्लेषण को आगे देखें। वरना अगर आप में धकपच है, आप हिचकिचा रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो ये आपके बस का चीज़ नहीं है। क्योंकि बिलियनियर बनने में जो चीज़ पहला लगता है वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि कभी भी बताए हैं और मैं अपना पर्सनल अनुभव से कहता हूँ कि जब तक आप अपने अंदर के विचारों को अच्छी तरह से एकाग्रचित्त नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक किसी भी लक्ष्य को पाना संभव नहीं, बहुत ही असंभव है। तो अपने आप को एक दिशा में फोकस करिए, स्टे फोकस्ड, बी कंसंट्रेटेड एंड ट्राई टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो चलिए देखते हैं, दूसरे शब्दों में इन लोगों को भीड़ से अलग मानसिक संदर्भ और सामग्री से काम करना होगा। जो लोग धनवान स्तर तक पहुंचने के लिए नौकरी की सुरक्षा और दीर्घकालीन निवेश की योजना का अनुसरण करते हैं, वे अक्सर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें अमीर और बेहद अमीर स्तरों के दाव पेच संभालने की सामग्री, संदर्भ और क्षमता नहीं होती। दूसरे शब्दों में उनके पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन उनके पास वह रियलिटी नहीं होगी, वह वास्तविकता नहीं होगी जो अमीर और बेहद अमीर स्तरों पर होना चाहिए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर डैडी, अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सा पैसा होना ही काफ़ी नहीं है। यह मेरे डैडी का विचार है। मेरी पत्नी किम और मैंने धनवान स्तर पर जिंदगी की जो रैट रेस, दोस्तों चूहा दौड़ था, उससे बाहर निकलने का फैसला किया। यह हमारा लक्ष्य था। जब हमने 1985 में यह लक्ष्य तय किया, 1985 में लक्ष्य बनाया, तो हमने अंत से शुरू करके अपना बाहर निकलने की रणनीति बनाई। फिर हमने अपना निवेश योजना तैयार की और इसके बाद ही अपनी प्रवेश रणनीति तय की। बाहर निकलने की रणनीति बनाने के बाद हम जान गए कि हमें क्या करना है और कहाँ शुरू करना है। हमारे लिए बिजनेस बनाने और रियल एस्टेट में निवेश करने वाली तेज ट्रेन पर सवार होना था। इसका मतलब था कुछ वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ना और थोड़ा कम टीवी देखना। इसका मतलब दोस्तों और रिश्तेदारों के उन सवालों को सुनना भी, तुम कोई नौकरी क्यों कहीं नहीं कर लेते। दोस्तों ये सोचिए, अमेरिका जैसा कैपिटलिस्ट नेशन का ये हाल है कि तुम क्यों नौकरी नहीं करते। तो हम लोगों के देश में, हम लोगों की सोसाइटी में तो इसका एक क्रेज ही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप सुपर हैं, आप नंबर 1 हैं। और अगर आप भूल के भी बिजनेस करने की आइडिया सोचते हैं, क्या फालतू का प्लान है। कितना टफ सोसाइटी है ना। और आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताइए कि नहीं। नौकरी का एक स्टेटस बना दिया गया है हमारे समाज में, स्टेटस सिंबल से जोड़कर उसको देखा जाता है। लेकिन दोस्तों ये वाकई एक मृग तृष्णा है। आप दौड़ रहे हैं, वहाँ पानी मिलेगा, वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये तो सूखा मरुभूमि है। तो यही हो रहा है हम लोगों के साथ। सेटल हो जाओ, नौकरी कर लो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो। कड़ी मेहनत, नौकरी की सुरक्षा की कमी और कठोर दिनचर्या पर चलने के कारण हमारी तेज ट्रेन की यात्रा आखिर मंजिल तक पहुंच गई। हमने अपने निवेशों से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तब मेरी उम्र 47 और मेरी पत्नी किम की उम्र 37 साल की थी। योजना बनाने और लक्ष्य हासिल करने के बीच में 9 साल का समय था। हमने 1985 में अपनी योजना बनाई और 1994 में बाहर निकल गए। यानी दोस्तों ऐसे इसको समझा रहे हैं रॉबर्ट कि 1985 में उन्होंने योजना बनाया था
और 1994 में से इससे बाहर निकल गए। यानी 1985 में हमने एक योजना चुनी, और योजना कुछ नहीं था, एक विचार था, एक दीर्घकालीन रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी। और वो योजना चुनने के बाद उन्होंने जल्दी से धनवान स्तर पर ले जाए और साथ ही हमें वांछित शिक्षा और अनुभव देकर एक इस योग्य बनाए कि हम अमीर और बेहद अमीर स्तरों तक आगे जा सकें। मुख्य शब्द योग्य है, जिसे इस अध्याय और आगे आने वाले अध्यायों में स्पष्ट किया जाएगा। दोस्तों, चूंकि हमारे निवेशों हर साल $1 लाख की निष्क्रिय आमदनी होने लगी, इसलिए हम अमीर स्तर तक पहुंचने में कामयाब हुए। हमारे पास समय था, पैसा था और अगले स्तरों पर पहुंचने का मूलभूत योग्यता थी, इसलिए हमें 5 सालों में धनवान से अमीर के स्तर तक पहुंच गए। अगला कदम अवशिष्ट आमदनी, रेसिडुअल इनकम का बेहद अमीर स्तर है। अगर चीज़ें योजना के हिसाब से होती है तो इसमें बस 3 साल का समय लगना चाहिए। सिद्धांततः इस सभी स्तरों पर हमारी मूलभूत योजना साधारण सी थी। यह योजना थी बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट में निवेश करना। आज भी हम बिजनेस बनाते हैं और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। हालांकि योजना साधारण है, लेकिन हमने अपनी शिक्षा और अनुभव को काफ़ी बढ़ा लिया है। इस शिक्षा और अनुभव से बिजनेस बनाने और रियल एस्टेट खरीदने की हमारी गति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, हमने गलतियां की, सुधार किया और सीखा। गलतियां करके और सीखकर हमने अपने संदर्भ के आकार और अपनी सामग्री का ज्ञान का विस्तार किया। इससे हमने ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स और धनराशियों को संभालने की अपनी क्षमता भी बढ़ाई, और वह भी गति के साथ, जिससे हम ज़्यादा बड़े और ज़्यादा जटिल तथ्यों और धनराशियों को प्रोसेस करते थे। तेज ट्रेन पकड़ने से हमें ऐसी व्यवसायिक और निवेशिक योग्यता मिली जो धीमी ट्रेन में चढ़कर धनवान स्तर तक पहुंचने वाले व्यक्तियों के पास नहीं होती है। हमारी शुरुआत धीमी जरूर थी, लेकिन हमने शिक्षा, अनुभव और अपने जैसी मानसिकता वाले दोस्त हासिल किए। हम अपनी सरल योजना पर आगे बढ़ने लगे तो हमारा संदर्भ, सामग्री, क्षमता और बिजनेस सब कुछ तेज हो गए। इसके अलावा वह गति भी तेज हुई जिससे हम बिजनेस बना सकते थे या आमदनी देने वाली रियल एस्टेट खरीद सकते थे। इस वक्त मेरे बहुत से साथी जबरदस्त आमदनी वाले वर्षों में पहुंच रहे हैं, जबकि हमारी आमदनी की संभावना तो अभी शुरू हो रही है। ऐसे समय जबकि मेरे कई साथी हर साल $80,000 से $3,50,000 प्रति वर्ष कमाते हैं और कमाकर खुश हैं। किम और मेरी आमदनी बहुत तेजी से ट्रेन में सवार है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए हमें कम से कम काम करना पड़ता है। चीज़ें योजना के हिसाब से हो रही है। जब मैं 60 के दशक में हाई स्कूल में था तो मेरे गरीब डैडी मेरी अमीर डैडी से ज़्यादा पैसे कमाते थे। जब तक मैं कॉलेज पहुंचा, मेरी अमीर डैडी मेरे गरीब डैडी से 20 गुना ज़्यादा कमाने लगे। हालांकि मेरे गरीब डैडी अपनी आमदनी के शिखर पर थे। जब तक दोनों 65 की उम्र में पहुंचे, मेरे गरीब डैडी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। अगर सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर का सहारा नहीं होता तो उन्हें फुटपाथ पर या फिर अपने बच्चों के घर जाकर रहना पड़ता। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी की नेटवर्थ $15 करोड़ से ज़्यादा थे और लगातार बढ़ती जा रही थी। 65 साल की उम्र में मेरे अमीर डैडी हर साल उतना कमा रहे थे जितना मेरे गरीब डैडी ने पूरी जिंदगी में कमाया था। जैसा श्रम मंत्री रॉबर्ट रिक ने कहा था, 2 रास्ते उभर कर सामने आ रहे हैं, तेज रास्ता और धीमा रास्ता, और दोनों के बीच किसी तरह का श्रेणीकरण नहीं है। दोस्तों, दूसरा है ऐसी योजना बनाएं जो आपके लिए काम करे। प्रिपेयर दैट स्कीम एंड प्रिपेयर दैट स्ट्रैटेजी विच वर्क्स फॉर यू, विच हेल्प्स यू। मेरा अनुमान है कि 90% जनसंख्या एक ही योजना पर चलती है, इसलिए 99% से ज़्यादा लोग
धनवान स्तर से नीचे रहते हैं, कुछ लोग धनवान या अमीर स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी योजनाओं को साकार कर पाने में असफल हो जाते हैं। मैं इस बात पर खास जोर देना चाहता हूं कि अपनी खुद की योजना बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम में से हर एक को अपनी शक्तियों और कमजोरियों, आशाओं और इच्छाओं पर गौर करने की जरूरत है। मैं जानता था कि मुझे अपनी योजना बनानी है, क्योंकि मैं शैक्षणिक दृष्टि से अपने गरीब डैडी जितना स्मार्ट नहीं था। मैं दूसरे क्षेत्रों में स्मार्ट था, लेकिन उन क्षेत्रों में नहीं था जिन्हें हमारा शिक्षा तंत्र स्मार्ट मानता है। योजना बनाते समय पहला कदम यह था कि आपकी मूल प्रतिभा क्या है और आप किस प्रक्रिया में सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। अपनी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में मैंने 7 प्रतिभाओं और सीखने के 4 प्रक्रियाओं के बारे में लिखा है। वर्तमान शिक्षा तंत्र सिर्फ एक ही प्रतिभा को पहचानता है और वह प्रतिभा है पढ़ने लिखने की योग्यता। तो दोस्तों, जिन 7 प्रतिभाओं की चर्चा किया गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा अपनी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में, उनमें एक पहला प्रतिभा और नगण्य प्रतिभा है। पढ़िए लिखिए। आपकी प्रतिभा हो सकती है आप खेल में आगे बढ़ जाएं, आपकी प्रतिभा हो सकती है आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं, आपकी प्रतिभा हो सकती है आप सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं, आपकी प्रतिभा हो सकती है आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं, आपकी प्रतिभा हो सकती है आप बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। तो इन प्रतिभाओं को, अपने अंदर के जो प्रतिभा है उसको निकालिए, उसका विकसित कीजिए, जिसमें आपको मन लगता है, जिसको आप करना चाहते हैं उसको डेवलप कीजिए, अपना क्वालिटी बढ़ाइए और अपने वैल्यू को रोज इनहेंस कीजिए। यह सीखने के सिर्फ एक ही तरीके को पहचानता है, जो तंत्र, जो शिक्षा तंत्र विकसित कर दिया गया है। और दोस्तों, ये जो शिक्षा तंत्र हमारे देश में है, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, वो तो बेहद ही समस्याओं का, जितने सारे हमारे आज के परिवेश में, हमारे जो सनातन सभ्यता में जितने सारे समस्याएं हैं, पिता को जो अपने पुत्र से कष्ट सहना पड़ता है, पुत्र को अपने, एक तरह का, जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं उस सेक्टर में नहीं जाना चाहता, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अपने मूलभूत विषय से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो भी समस्या इस संसार में हम लोगों के जो सनातन सभ्यता में विद्यमान है, वो सब मैकाले की शिक्षा पद्धति, वो तंत्र हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि शिक्षा क्या है और विद्या क्या है। जो हम लोग किसी चीज को समझते हैं वो तो स्पेशलाइजेशन हो गया, आप सर्जन बन गए, न्यूरो सर्जन बन गए, डॉक्टर बन गए, आर्किटेक्चर बन गए। ये सब विद्या नहीं है। विद्या ददाति विद्या विनयम, विद्या विनयात पात्रम। विद्या वो होता है जिसको लेने से आप में विनय आता है। आप भेद करना सीख जाते हैं कि पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य है, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य है, समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, कब कितना बोलना है, कब कम बोलना है। ये सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, ये वास्तव में विद्या है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में समस्या का कारण हुआ है, और आप उस चीज़ को समझना है तो उस तंत्र से बाहर निकलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरे गरीब डैडी ने अपनी प्रतिभा खोजने और सीखने के तरीके को बेहतर बनाने में मेरी मदद की। हालांकि इस तरीके को सरकार के शिक्षा विभाग ने मान्यता नहीं देते, जिसमें सुपरिटेंडेंट थे। आज मैं स्कूल में सीखी बातों से पैसे नहीं कमाता हूँ, बल्कि अपनी योजना का अनुसरण करके सीखी बातों से कमाता हूँ। भले ही आप या आपके बच्चे अब स्कूल कॉलेज में नहीं हों, लेकिन आपके लिए यह एक अच्छा अभ्यास होगा कि आप अपनी प्रतिभा खोजें और सीखने की अपनी व्यक्तिगत शैली का पता लगाएं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा का पहचान और सीखने का अनूठा तरीका खोजना योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरी की सुरक्षा का रास्ता छोड़ना। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब लैरी और मैं 70 के दशक के बीच में जेरोक्स कॉरपोरेशन छोड़कर बाहर निकले थे। यह मेरी आखिरी पारंपरिक नौकरी थी। 20 साल बाद जेरोक्स के मेरे कई साथी अब छंटनी को लेकर घबरा रहे हैं, क्योंकि जेरोक्स तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों से घिरा है।
20 साल की यह फैसला सिर्फ पैसे का ही नहीं, यह पुरानी और नई वास्तविकता के बीच का फासला भी है। संदर्भ का परिवर्तन। पिछला पैराग्राफ मैंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि यह बताने के लिए लिखा था दोस्तों कि सिर्फ 20 साल के संदर्भ कितना बदल गया है। 20 साल पहले स्मार्ट तरीका यह था कि नौकरी खोजी जाए और कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ा जाए, प्रमोशन लिया जाए और फिर आराम से रिटायर हो जाए। मुझे याद है कि लोग यह नहीं समझ पाए थे कि लैरी और मैं इतनी बढ़िया कंपनी को, इतने बढ़िया करियर को क्यों छोड़ रहे हैं। हम दोनों ही अलग अलग विभागों में नंबर 1 सेल्समैन थे। अपनी विकास कर रही थी और कंपनी भी विकास कर रही थी और हमारा भविष्य उज्जवल दिख रहा था। उस आर्थिक युग में नौकरी छोड़ने के हमारे निर्णय में लोगों को समझदारी नहीं दिख रही थी। इसके अलावा ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ना भी कोई हजम होने वाली बात नहीं है दोस्तों। पचने वाली बात तो यह थी कि आप कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएं और किसी दिन मैनेजर या किसी इलाके के वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं। जब मैं 1975 में, जिस समय हमने जेरोक्स की नौकरी छोड़ी के बाद पैदा हुए युवाओं से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनमें से कई तो कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनमें से कई के लिए तो असली बात अपनी खुद की कंपनी शुरू करना है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाकर उसे सार्वजनिक बनाना है और फिर जवानी में रिटायर हो जाना है, या फिर वे दूसरी नई कंपनी शुरू करके अपनी आईपीओ भी ला सकते हैं। पिछले 25 सालों के संदर्भ में जो परिवर्तन हुआ है वह बहुत बड़ा है। मेरे कुछ साथी तो यह भी नहीं जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है, लेकिन उनके बच्चे जानते हैं। उनके बच्चे कंपनी को सार्वजनिक करने वाले उद्यमी बनने या ऐसे किसी उद्यमी के साथ काम करने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे तेज रास्ते से दौलत तक पहुंचना चाहते हैं। वे अपने माता पिता की तरह चूहा दौड़ में फंसे रहने के बजाय तीव्र मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं। उनके माता पिता की वित्तीय चूहा दौड़ तो अंततः उस गरीब खाने की ओर ले जाएगी जहां मेरी पीढ़ी के लाखों मेहनती लोग जा रहे हैं। आप परिवर्तन का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं? मेरे कुछ दोस्त फैशन, संगीत और टेक्नोलॉजी के परिवर्तनों से नफरत करते हैं। ये दोस्त रैप म्यूजिक से नफरत करते हैं। वेब पर आधारित बिजनेस नहीं करना चाहते और .com कंपनी के असफल होने पर खुशी महसूस करते हैं। ये वही लोग हैं जो अब भी नौकरी की सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर में यकीन करते हैं, जो औद्योगिक युग के विचार के वादे हैं। हालांकि कुछ लोग परिवर्तन से संघर्ष करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग परिवर्तन से दूर भागते हैं। मेरे कई दोस्त जोर शोर से ऐसे काम खोज रहे हैं जिन पर वेब का प्रभाव न पड़े या उसके कारण जोखिम न हो। उनमें से एक ने टीचर की नौकरी कर ली। उसका कारण यह नहीं था कि उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, बल्कि उसने तो वह नौकरी इसलिए की क्योंकि वह दुनिया में हो रहे परिवर्तनों से बचने का एक क्षणस्थल ही चाहता था। वह ऐसी नौकरी चाहता था जहां उसे नौकरी की सुरक्षा मिल सके और निकाला न जाए। स्कूली तंत्र परिवर्तन की दुनिया से बचने का उसका आश्रय बन गया था। ऐसी एक और मित्र ने ऐसा बिजनेस खरीदा जिस पर इंटरनेट का प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उसने कहा, मेरी उम्र अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं वेब पर बिजनेस करना नहीं सीख सकती, इसलिए मैं ऐसा बिजनेस चाहती हूँ जिस पर वेब का कोई असर ना हो। मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मेरी योजना आखिरी दम तक काम करती रहने की है। ये उदाहरण ऐसी वास्तविकताएं या संदर्भ बताते हैं जो समय के साथ नहीं बदल रहे हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि लोग मध्य वर्ग और अमीरों की लगातार बढ़ती खाई में पीछे रह जाएंगे। जहाज बंदरगाह से निकलकर ज्यादा बड़े अवसर, दौलत और अमीरी के देश की ओर जा रहा है, लेकिन कई लोग पीछे छूटने का विकल्प चुन रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने मानसिक संदर्भ को नहीं बदल सकते हैं। वे ऐसे समय में फंसे हुए हैं जो गुजर चुका है। भविष्य कैसे देखें? लंदन से न्यूयॉर्क तक की हवाई उड़ान में मैं IBM के एक उच्च स्तरीय एग्जीक्यूटिव के पास बैठा था।
परिचय के बाद मैंने उनसे पूछा, आप भविष्य के लिए तैयारी कैसे करते हैं? उनका जवाब था, वयस्क लोग भविष्य को देखते समय गलती करते हैं कि भविष्य को अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए बहुत से वयस्क आने वाले परिवर्तनों को नहीं देख पाते हैं। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया कैसी होगी, तो बस 15 साल के लड़के या लड़की पर ध्यान केंद्रित कर लें। उसकी आंखों से दुनिया को देखेंगे तो आपको भविष्य दिख जाएगा। दोस्तों, कितना स्पष्ट शब्दों में रॉबर्ट जी ने कहा है कि अगर आप आने वाले 10 से 15 सालों के भविष्य को देखना चाहते हैं तो 10-15 साल के लड़के या लड़की पर ध्यान केंद्रित करें, उनके हिसाब से अपना थिंकिंग बनाएं और समझने का प्रयत्न करें कि आने वाले 10 साल कैसा है, तो आपको स्पष्ट शीशे की तरह कि जो बाकी आने वाला समय वो दिखाई देता रहेगा। और दोस्तों, आप यहाँ तक हमारे साथ यात्रा किए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। आप हमारे दोस्त हैं, हम भी आपके दोस्त हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके मेरा हेल्प कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और आप अपने अंदर की जो ऑनेस्टी है उसको साबित कीजिए, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि आप अच्छी चीज़ों को देखें और दूसरे तक न पहुंचने दें। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और मुझे कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए। मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ज्ञान गुरुजी के इंस्टाग्राम पेज पे। अगर आप दुनिया को अपनी भविष्य दृष्टि को छोड़कर और ज़्यादा युवा शक्ति के दृष्टिकोण से दुनिया को देख सकें तो आपको एक ज़्यादा बड़ी दुनिया दिखेगी जो आने वाले ज़बरदस्त परिवर्तनों की और अवसरों से भरी होगी। बिजनेस और निवेशों में ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनका दोहन करके उससे भी ज़्यादा दौलत कमाई जा सकती है। जो हेनरी फोर्ड ने कारों से कमाई थी, जॉन डी रॉकफेलर ने तेल से कमाई थी, बिल गेट्स ने कंप्यूटर से कमाई थी और याहू, एओएल तथा नेटस्केप के युवा संस्थापकों ने इंटरनेट से कमाई थी। फिर मैंने पूछा, क्या जल्द ही हाई स्कूल के किशोर बिलियनियर बनते नजर आएंगे? उनका जवाब था, मैं ये शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप आज अमीर नहीं हैं, अगर आपने बंदरगाह से निकलने वाले पिछले जहाज को छोड़ दिया है तो चिंता न करें। अमीरी और अवसरों के देश तक जाने के लिए दूसरा जहाज भी तैयार हो रहा है। सवाल यह है कि क्या आप इस पर सवार होंगे? तो दोस्तों, आज यहीं तक। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कमेंट में आता है कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाएं, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम आज मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरा अभिवादन भी स्वीकार कीजिए दोस्तों, और मेरा रिक्वेस्ट आप लोग भी स्वीकार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मदद कीजिए। आप ही लोग हमारे दोस्त हैं और अपना ख्याल रखिए। इस कोरोना में, इस महामारी में सबसे बेहतर यही आइडिया है कि घर पे बैठे रहिए और इसी तरह का वीडियो विश्लेषण देखते रहिए, जिससे आपका प्रिपरेशन हो। जिस भी सेक्टर में आप जो भी बनना चाहते हैं उसमें आपका जो मोटिवेशन है वो बनता रहे। और इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, इस महामारी का, इस आपदा को अवसर में बदलिए। तो चलिए अगली पुस्तक में हम लोग देखेंगे इतिहास खुद को दोहराता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।